सो प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हम डील करेंगे इस चैप्टर में। सो इसके एसएलओज मैंने रिव्यू कर लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मतलब रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। सो अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन वेयर मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर influenced or experience a magnetic force। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल या फिर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आपका, वो आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड, मीन्स इसकी एक वैल्यू होती है, एंड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, उससे हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट लाइक करंट which is vector quantity or vector field. So it always go from north pole to south pole of a magnet। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी और उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस और चीज़ें पढ़ी। तो अब एक टर्म है दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड विच इज़ फ्लक्स डेंसिटी and flux density। ठीक है। so magnetic flux which is phi denoted by phi is defined as the strength, जैसे electric flux था, strength of magnetic field in the area, perpendicular का साइन बना रहा हूँ, perpendicular to the given region of a magnetic field। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जब पता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैं बताना चाहूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सो इसमें जो B है मेरे पास, B is the strength of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथफुल है, मैग्नेटिक फील्ड, और इन अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द गिवन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ आ गई डेफिनेशन से बात। इसको मैं क्या समझाऊँ यार, इतनी आसान डेफिनेशन है, इसको अगर याद भी कर लो तो कोई मसला ही नहीं है। सही है ना, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अब मेरे पास एक और टर्म है दैट इज़, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ यूनिट एरिया कहलाता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब मैंने कहा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ यूनिट एरिया कहलाता है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, या फिर फाई इज इक्वल टू, जिसे हम डिनोट करते हैं फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, बी ए। अच्छा, अभी तक तो यहाँ पर समझ आया कि बी ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो बी है इसको हम एक और नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, एक और नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मगर अभी फ़िलहाल इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से पढ़ो, और अगर एमसीक्यू में कभी आए तो अगर इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो तो आप यही टिक करना, मगर इसको अभी आप फ्लक्स डेंसिटी से डिनोट करो।
सो मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ फाई इज़ मेजर्ड इन, इसका यूनिट क्या है, वेबर। और जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है बी, ये दोनों के यूनिट्स याद कर लो, इंतहाई पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। ये होता है टेस्ला, यानी कि टी। ठीक है। सो अगर मेरे पास ये एक एरिया है, एक मिनट, अगर मेरे पास ये एक एरिया है और यहाँ से मेरे पास कुछ कह सकते हैं एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, और इसी के साथ साथ मेरे पास ये फ्लक्स है और इसी साथ मेरे पास ये फ्लक्स है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ एनी फील्ड, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक। और ये मेरे पास बी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मेरे पास एंगल है थीटा। सो इफ़ द एरिया इज टेकन एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास एंगल थीटा लिया जाए टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मेरे पास जो एरिया है वो एंगल पर टेक किया जाए, यानी कि थीटा पर टेक किया जाए, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये रिलेशन आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो हम यही कंपोनेंट ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज़ बी। अच्छा, ये जो बी है मैंने कहा मैग्नेटिक इंडक्शन भी है, फिर मैं कह रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, फिर मैं कह रहा हूँ ये आपके पास मैग्नेटिक वो भी है, फ्लक्स डेंसिटी। तो इसके तीनों नाम हैं, यूनिट इसका एक है टेस्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने हाँ बल्कि आगे बढ़ते हैं और डील करते हैं अपना राइट हैंड ग्रिप रूल के बारे में। सो मेरे पास एक टर्म होती है, इसे मैं कहता हूँ राइट हैंड ग्रिप रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पूरे फिजिक्स सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये देखा जाए तो। ये रूल ये कहता है, इफ़ योर राइट हैंड, इफ़ योर राइट हैंड इज रॉप्ड, पकड़ा जाए अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, अगर मैं करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से पकड़ूं, रॉप करूं, इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके में, ये इंपॉर्टेंट बात है यार, दैट द थंब, जो मेरा राइट हैंड का थंब है वो डिनोट कर रहा हो, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट की डायरेक्शन बता रहा हो कि करंट कैरिंग वायर है, और जो फिंगर्स हैं मेरी, द फिंगर्स वुड पॉइंट, वो किसको पॉइंट करेंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। बस इतनी बात याद कर लो तो आपका राइट हैंड ग्रिप टूल आपके हाथ में है। अब इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने पड़ेंगे और नोट करने पड़ेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड lines around a wire are not evenly spaced because the field is uniform, यानी कि हर कोई एक ही नहीं कि एक अलग सेपरेट है और एक अलग सेपरेट है मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए इवनली स्पेस्ड नहीं है। द लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर, इसका मतलब है कि लाइन्स जो हैं आपकी क्लोजर टुगेदर हैं क्योंकि आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है। लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर नियर द वायर, क्योंकि वायर पे आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एंड लाइन्स आर फादर अपार्ट, जब आप वायर से दूर हो जाओगे, अवे फ्रॉम द वायर, जब आप वायर से दूर जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स भी सेपरेट हो जाएंगी, फार हो जाएंगी। इन केस ऑफ अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड इज़ अ हम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, अगर अभी इसमें टॉपिक में होगा मैं चेक कर लूँगा, वैसे मेरे पास इस वक्त नहीं है पीएमपीसी में ये टॉपिक, मगर अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूँ, दैट इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इफ़ योर फिंगर्स, अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूँ, अगर आपके जो फिंगर्स हैं
वो डायरेक्शन में बता रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि सोलिनॉइड में उल्टा हो गया। तो आपके जब फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को बता रही हैं तो आपका जो थंब होगा वो किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल। ठीक है, तो सोलिनॉइड में उल्टा होता है राइट हैंड ग्रिप रूल का। बस आप राइट हैंड ग्रिप रूल याद करो और उसका ऑपोजिट याद कर लो सोलिनॉइड में, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं इसकी मदद से करंट कैरिंग वायर्स के अंदर। सो अब एक टर्म है दैट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ वायर कैरिंग करंट। वायर कैरिंग करंट की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट अ फ्लक्स डेंसिटी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from a straight current carrying wire using the following relation. So flux density जिसे मैं कह रहा हूँ B is equal to mu naught I upon 2 pi r. So यहाँ पे जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट जिसे मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कितना परमिएबल है, कितना यूज़फुल है। मैंने बताया था ई नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मैंने बताया था ई आर इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बट यहाँ पर म्यू नॉट जो है मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि इन दोनों में मेरे पास था परमिटिविटी कि कितना परमिट है, वो कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मगर यहाँ मेरे पास म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द MCQs। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ करंट एंड आर, जो अगर मैं देखा जाए यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट और आर, अगर वो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं वायर से टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी, तो इसलिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। सो फॉर एन इनफाइनाइट लार्ज या फिर इनफाइनाइट, जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ता है इनफाइनाइट शीट्स, तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगा इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड अगर मेरे पास है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड, तो उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है B, वो इस रिलेशन से कैलकुलेट की जा सकती है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अच्छा, अब जो n है, n में है इज़ द नंबर ऑफ कॉइल्स, n इज़ द नंबर ऑफ कॉइल्स एंड I इज़ द करंट। सोलिनॉइड मेरे पास कुछ इस तरीके का होता है और इसमें ये इस तरीके के कॉइल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने n लिया, नंबर ऑफ कॉइल्स। तो इन केस ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड वी विल यूज़ द रिलेशन दैट इज़ द B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक वर्क एग्जाम्पल है और ये वर्क एग्जाम्पल हमारे SLO में मेंशन है, तो मैं इस वर्क एग्जाम्पल को मैंने बड़ी ढूंढ के निकाला है, ये नहीं किसी बुक में नहीं थी, ये किसी नोट्स में नहीं था, तो मैंने इसको अपने नोट्स से इस्तेमाल किया है और मैंने इस SLO को कवर किया है। वर्क एग्जाम्पल जो PMDC ने दी है दैट इज़ द यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ सोलिनॉइड की मदद से निकला था, तो याद रखना ये बात। यूजिंग एम्पेयर्स लॉ प्रूव करो दैट द फ्लक्स डेंसिटी, कि जो फ्लक्स डेंसिटी है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x meters from a straight wire carrying a current of I ampere is given by B is equal to mu naught I into I 2 upon 2 pi x,
बड़ी घुमा फिरा के बात, आर की जगह एक्स लिख दिया और वही बात। अब कहा गया है कि इसको प्रूव करो इस रिलेशन को, ठीक है। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊँगा करंट कैरिंग, बल्कि ये तो बहुत अजीब ही बन रहा है, इसको डायग्राम में अच्छी से बनाता हूँ ताकि ज़रा समझ भी आए। एक मैंने ये लिया थोड़ा सा, हाँ, और एक मैंने ये वायर बनाया और इसके अराउंड जो है मैंने एक फील्ड की। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं इसका डिस्टेंस फील्ड तक का और एक जो आपका कंडक्टर है इसको मैं कह देता हूँ x इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। और dl मेरे पास जो है एक टर्म है, सो dl हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। सो dl मैंने यहाँ पे टर्म ली, यानी कि लेंथ कह सकते हो dl को, और यानी कि ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है, और यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है B कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब ये इस तरीके से है तो मेरी फील्ड कुछ यूँ जानी चाहिए, फिर वो यूँ जानी चाहिए, और फिर वो यूँ जानी चाहिए, और फिर वो यूँ जानी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर तो अपना रिलेशन बना दिया। सो मुझे ये पता है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज़ फॉर्म्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो मैंने बनाया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सर्कल लिख देता हूँ नाम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बस को समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर हमने बना दिया एक वायर के अंदर, दैट इज़ द वायर। सो एंड दैट दीज सर्कल्स आर लार्जर इन डायमीटर, बिल्कुल हैं, और फादर अवे हैं, और स्मॉलर क्लोजर हैं टू द वायर। दोनों टर्म्स हैं, यानी कि फादर भी हैं और क्लोजर भी हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कंडीशन। दिस मीन्स दैट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोजर टू द वायर। फील्ड जो वायर के करीब है उसमें ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और फील्ड जो वायर से दूर है वो कम होगी, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स, जो मेरे पास x मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, लेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एलिमेंट ऑफ dl। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कहा dl, सही है। सो वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b इज कांस्टेंट ऑन दिस सर्कल। मुझे पता है कि b यहाँ पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है। सिंस इट इज़ एट अ फिक्स डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये b मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के हर पॉइंट से लेकर x मीटर तक यूनिफॉर्म है। जब b आपका कांस्टेंट है, सो वी कैन पुल इट आउट ऑफ द इंटेग्रल इन एम्पियर्स लॉ। सो अब मैं इस बात को डिफाइन करता हूँ अपनी इस बात में कि मैंने इंटेग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, विच इज़ द हाई मैथमेटिक्स, इंटेग्रल इन एम्पियर्स लॉ। तो अब मैं इंटीजर्स के ज़रिए सॉल्व करूँगा। सो वी हैव b इंटेग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। सो इंटीग्रेटिंग अगर मैं dl बात करूँ, इंटीग्रेटिंग dl ओवर अ सर्कल ऑफ अ रेडियस x। सो मुझे ये बात मिलनी चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आगे पेज में नहीं पढ़ूँगा वरना फिर आप भूल जाओगे। b इज़ द इंटेग्रल ऑफ 2 पाई x ओवर 0 इंटू द इंटेग्रल dl इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई x, ठीक है। सो b मल्टीप्लाई बाय 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। समझ आए रिलेशन? चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, सिर्फ ये मैथमेटिकल रिलेशन में दोबारा समझा देता हूँ और आपको दोबारा समझ आ जाएगा। यानी कि मैंने ये लिखा कि इंटीग्रेशन से मैंने सॉल्व किया, एंड दैट इज़ द b इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट आई, b इंटीग्रेशन 2 पाई x 0 इंटू dl इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई x, क्योंकि इंटीजर इस तरह सॉल्व होता है मैथ्स में। तो b इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू b इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x इज द रिलेशन इन द सोलिनॉइड, हैंस वी हैव प्रूव्ड दिस रिलेशन। यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई हाँ, हमने इसको प्रूव कर दिया, आगे बढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड इज़ द यूनिफॉर्म इन दिस सर्कल रीजन, और उसका फार्मूला मैंने दे दिया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ठीक है।
तो इसी के साथ साथ अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर मैं इन्वेंट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे पता है चार्ज पार्टिकल तो दो ही हैं, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स को अगर काउंट करना हो तो वो किस तरह करेंगे अब हम वो पढ़ेंगे। सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड दी थी एक साइंटिस्ट ने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। So Fleming's left hand rule is used to find the direction. किसके लिए होता है? Used to find the direction of the force acting on a charged particle. उसकी फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो चार्ज पार्टिकल पर लिखती है, that is called the Fleming's left hand rule. Moving in a magnetic field. सही है भाई, ये बात भी मैंने कंसिडर कर ली। अब इस बात को आगे बढ़ते हैं, और ये मेरे पास पूरा पेज चाहिए होगा, इसके लिए कोई मसला नहीं, इसको हम डील कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँगा। अब इस सर्कल की जो असल बुनियाद है मैं वो डालूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और इस पर फोर्स लग रही है F इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v एंड दैट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन यूँ इस तरफ गया और इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और वेलोसिटी है इसकी इस तरफ, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये प्लस प्रोटॉन यहाँ पर आया, ये फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ हुई, और ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हुई, और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ द रेडियस इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, फील्ड आपकी कुछ इस तरह है, इस तरह, इस तरह और इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये सर्कल याद रखो। दिस डायरेक्शन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो द फोर्स की डायरेक्शन जो है आपके पास इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये आपको यहीं से नज़र आ रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, फोर्स और वेलोसिटी। हैंस द चार्ज पार्टिकल एग्जिबिट सर्कुलर मोशन विद मैग्नेटिक फोर्स। आप देख रहे हो कि प्रोटॉन जो है सर्कुलर मोशन इनहिबिट कर रहा है विद द मैग्नेटिक फोर्स, प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स CP, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो एक ही फोर्स रख सकती है भाई, FCP सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मुझे, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, इट इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू BQ V साइन थीटा। इसी के साथ साथ F इज इक्वल टू QVB या BQ एक ही बात है, साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो F इज इक्वल टू साइन 90 आपको पता है 1। सो F इज इक्वल टू QVB is the relation of the magnetic force acting on a charged particle who is in the rotational motion or who is in the circulation motion. So B is the magnetic field या magnitude of the magnetic field, Q is the amount of charge, Q is the amount of charge हम इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, amount of charge, and V is the velocity of the particle. So we can equate this force to the centripetal force to derive a new relation. मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये मैं बता चुका हूँ सर्कुलर मोशन में। सो अगर मेरे पास F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू FQVB है, सो मैं ये कह सकता हूँ QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r, बिल्कुल सही कह सकता हूँ मैं। सो R इज इक्वल टू mv अपॉन BQ, R इज इक्वल टू mv अपॉन BQ, क्योंकि इस V से ये V कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास बचा R इज इक्वल टू mv अपॉन BQ। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। mv क्या है? मोमेंटम है ना। mv इज ऑल्सो mv, p इज इक्वल टू mv, अभी हम पढ़ेंगे।
P is equal to mp is the momentum. So radius is directly proportional to the momentum of the charged particle. The direction of the circular motion can be anti-clockwise और clockwise दोनों हो सकती है. एंड ये डिटरमाइन की जाती है पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में पोलैरिटी ऑफ द चार्ज की मदद से फाइंड की जा सकती है, और या फिर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही आपके चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है. ए द चार्ज पार्टिकल, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, if the charge particle is moving at an angle theta to the direction of the magnetic field की डायरेक्शन, we would simply take the component of velocity. हम velocity का एक component लेंगे, that would be normal to the magnetic field, जो magnetic field के बिल्कुल normal होना चाहिए. So hence f is equal to qvb sin theta is the relation. और ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी हम इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. सो इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वर्क एग्जाम्पल, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस चैप्टर. यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम वर्क एग्जाम्पल जो PMDC ने मेन हाईलाइट की हुई है उसको पढ़ेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन इज़ a charged particle having a speed of 2 into exponent 6 meter per second enters a magnetic field of 0.5 Tesla directed into the पेज एज शोन बिलो. कहाँ दिखाया है भाई, अभी देख लो. ये क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज. तो अभी हम इनटू द पेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे डायग्राम हमें इस तरह दी हुई है, कुछ यूँ. बल्कि इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूँ मैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. बिल्कुल. अब ये चार्ज पार्टिकल जो है मेरे पास ये इनटू द पेज जा रहा है, तो यानी कि इसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह होगी. डॉट्स के ज़रिए डिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ मैं. इसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह होगी इनटू द पेज. ठीक है. अब जब मुझे ये सब दे दिया गया डाटा और डायग्राम, तो पूछा गया व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल. अब ये क्वेश्चन दे दिया गया. यार ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, समझ ही नहीं आ रहा. अभी कर लेते हैं यार इसको सॉल्व. बस डेटा बना लो और आगे सॉल्व कर लो. अब इस चीज़ को जहन में रखना, क्योंकि वो ऊपर हो गई है डायग्राम. बल्कि इसको इस तरह कर लेता हूँ मैं. इस तरह बस ठीक है, इस तरह ही ठीक है, याद रखना. तो अब मुझे पता है कि पार्टिकल का जो मास है वो कितना होता है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज़ 1.67 इंटू एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम मैंने बताया था. और जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू एक्सपोनेंट -19 कूलम. सबसे पहले मुझे रेडियस फाइंड करना होगा सर्कुलर पाथ का ऑफ द पार्टिकल. उसके बाद ऑल्सो फाइंड अ रिलेशनशिप फॉर द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना होगा, ऑल्सो फाइंड अ रिलेशनशिप फॉर द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. समझते हैं यार, इसको देखते हैं. अगर मेरे पास चार्ज है, अब सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. इफ़ आई हैव अ चार्ज वॉज पॉजिटिव विच इज़ पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वुड बी अपवर्ड्स. फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स. सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट, क्योंकि आपको इसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी. फोर्स और करंट आपस में एक साथ होंगे. ठीक है. यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है तो वो कहता है डाउनवर्ड्स होगी पॉजिटिव चार्ज में। ये हमें एक बस नाम पता है। इसी तरह बी जो है डायरेक्टेड होगा आपका इनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स कह रही है नीचे की तरफ आओ पार्टिकल को, अभी हम देख चुके हैं। फोर्स कह रही है पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर इनवर्ड्स लाओ और डाउनवर्ड्स लाओ, इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स लाओ। आपको डायग्राम के ज़रिए समझ आया कि हाँ फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और बी आपकी इनवर्ड्स है। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट मस्ट बी, जो करंट है वो आपका हमेशा लेफ्ट होना चाहिए। फिर करंट वुड बी लेफ्टवर्ड्स, करंट फिर आपका होना चाहिए लेफ्टवर्ड्स। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अब जो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ करंट है। एक है इस तरफ डायरेक्शन और एक है इस तरफ डायरेक्शन। सो द चार्ज इज़ नेगेटिव, यानी कि चार्ज आपका क्या हुआ, अपोजिट हुई तो नेगेटिव हुआ, चार्ज आपका नेगेटिव हुआ। तो अब मैं ये कह सकता हूँ R इज़ इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, मैंने तो ये रिलेशन निकाला था। सो R इज़ इक्वल टू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 इंटू 2 इंटू एक्सपोनेंट 6 अपॉन 0.5 इंटू 1.6 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 19। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आएगी 0.0418 मीटर। चलो भाई रेडियस भी आ गया। सो अब जब मेरे पास रेडियस आ गया तो मेरे पास एक और फार्मूला है v इज़ इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम। अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की गई है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की गई है, तो मुझे पता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर या 56.7 रेडियंस, 2 पाई आर। सो टाइम is equal to distance over v velocity. So 2 pi one complete evolution is distance time, sorry distance is 2 pi r one complete evolution upon v is the b q r upon m। मैंने रिलेशन निकाला, ये m यहाँ चला जाएगा। So I will get 2 pi m over b q। बस ये पोलैरिटी थी जो हमें चार्ज पार्टिकल की मालूम करनी थी। इतना मुश्किल MCQ कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए डायग्राम और एग्जाम्पल दी थी ताकि आपको कुछ समझ आए। फ्लेमिंग लाइट लेफ्ट हैंड रूल का मतलब समझ आए, फोर्स डाउनवर्ड्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगी, आपका करंट लेफ्टवर्ड्स होगा तो चार्ज पे क्या साइन होगा, नेगेटिव। फिर आपको ये सॉल्विंग सिनेरियोज आने चाहिए, R इज़ इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, वी इज़ इक्वल टू बी क्यू आर अपॉन एम, टाइम वन कंप्लीट एवोल्यूशन 2 पाई आर 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ये सब याद होना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये पढ़ाया, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं था। PMDC ने इसे काफ़ी हाईलाइट किया तो इसलिए मैंने पढ़ाया। सो यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह अब हम इसके MCQ सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल, अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। देखो SLOs कितने से हैं मगर अभी हमने कितना लंबा पढ़ लिया, अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ साथ हम इसके MCQs करेंगे इस चैप्टर के। सो द फर्स्ट MCQ वी हैव, व्हेन डज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यार मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब एक्सर्ट करती है? देखो हमेशा करती है, ऑलवेज़ नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स कहाँ से आएगी? तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। इफ़ द पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग द फील्ड लाइन्स एंड इफ़ द पार्टिकल इज़ मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइन्स और इफ़ द पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। देखो पार्टिकल इज़ एट रेस्ट भी हमारे पास क्रॉस हो गया और अब हमारे पास बच्चे दो ऑप्शन बी और सी। तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले, नो फोर्स इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन। पैरेलल यानी कि अलॉन्ग, तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया बी, तो आपका बचा सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज मैक्सिमम एंड डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी कि अक्रॉस और अलॉन्ग यानी कि पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह आपका हो गया बी इज़ द करेक्ट, सॉरी सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2 काफ़ी बड़ा MCQ यार ये तो। A uniform magnetic field is being directed into the page and an electron and a proton are moving in circular orbits at equal speeds as shown the below diagram। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया था ये पूरा इसका वर्ड एग्जाम्पल। यूजिंग द फैक्ट दैट प्रोटॉन इज मैसिव एंड पॉजिटिव कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, जो आपका प्रोटॉन ज़्यादा मास में है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉजिटिव है। वॉट कैन बी सैड अबाउट द साइजेस ऑफ द ऑर्बिट्स एंड द डायरेक्शंस ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द टू पार्टिकल्स। देखो अगर ये मेरे पास प्रोटॉन का सर्कुलर ऑर्बिट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट है तो हम इसकी दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स क्लॉकवाइज अलॉन्ग द लार्जर सर्कल बाय द प्रोटॉन ट्रेवल्स एंटी क्लॉकवाइज अलॉन्ग द स्मॉलर सर्कल। ये हो सकता है नहीं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन लार्जर सर्कल में जाएगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन, सॉरी रॉन्ग आंसर। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स एंटी क्लॉकवाइज अलॉन्ग द स्मॉलर सर्कल वाइल द प्रोटॉन ट्रेवल्स क्लॉकवाइज अलॉन्ग द लार्जर सर्कल। अगर ये इस तरफ डायरेक्शन है तो आपका जो प्रोटॉन है वो आपका जा रहा है क्लॉकवाइज, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जा रहा है, सॉरी प्रोटॉन आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन भी आपकी कैंसिल हो गई। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स क्लॉकवाइज अलॉन्ग द स्मॉलर सर्कल वाइल द प्रोटॉन ट्रेवल्स एंटी क्लॉकवाइज अलॉन्ग द लार्जर सर्कल। बिल्कुल सही आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो आपका जो प्रोटॉन है वो आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। डी को भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स एंटी क्लॉकवाइज अलॉन्ग द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की बात आ गई तो इलेक्ट्रॉन लार्जर में नहीं होगा, डी इज़ रॉन्ग। यूज़ द लेफ्ट हैंड रूल टू रियलाइज द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू रोटेट क्लॉकवाइज इन ऑर्डर फॉर द फोर्स टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो इलेक्ट्रॉन को अगर क्लॉकवाइज जाना चाहिए ना, मैंने बताया था अगर नेगेटिव होगा तो आपका वो जाएगा क्लॉकवाइज। ये बता देता हूँ मैं, ये बात इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। नेगेटिव चार्ज हमेशा क्लॉकवाइज जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये एक टर्म है, याद कर लो, तो आपको पता चल गया कि कौन सा क्लॉकवाइज जाएगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। द इलेक्ट्रॉन हैज़ लेसर मास हैंस ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ लेसर रेडियस एज द वेलोसिटीज आर इक्वल। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन स्मॉलर सर्कल में होगा और प्रोटॉन लार्जर सर्कल में होगा। तो यहाँ से हमने ये बात कंक्लूड कर ली, ठीक है। हाउ कैन द टाइप ऑफ अ डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड। यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया। अच्छा चलो सही है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये तो हमारा चैप्टर का टॉपिक ही नहीं है। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस्ड, 4 MCQ वी हैव। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस्ड, क्या करते हैं मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ए एंड बी, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, अगर स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं, गलत है यार, ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ, मगर डी इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है मूविंग चार्जेस में और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जब कंडक्टर में करंट होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल जाएगी। तो इसलिए आपका डी करेक्ट होना चाहिए आंसर। ये मैंने कंफर्म कर लिया है, हमारा डी ही करेक्ट आंसर है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड बी, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करते हैं फील्ड। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज, चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज मेयरली अ बेंडिंग फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो द वर्क डन इज जीरो, क्योंकि पता है आपको वर्क डन हमेशा मैक्सिमम कब होता है, जब आपका जो है पैरेलल हो या फिर आपका 90 से कम हो। तो 90 से कम यानी कि पैरेलल यानी कि परपेंडिकुलर ना हो। अगर आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है डायरेक्शन के, सो वर्क डन परपेंडिकुलर ऑलवेज जीरो। सो वी हैव ए इज द करेक्ट आंसर विच इज़ द जीरो। इफ़ वी हैव अ सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर हाफ यूनिट लेंथ एंड प्रोवाइड करंट I to it, then the strength of its magnetic field B will be, चेक कर लेते हैं। n टर्न्स पर हाफ यूनिट लेंथ मीन्स 2n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। Magnetic field produced inside a solenoid is proportional to the number of turns per unit length and current as given by B is equal to 2 mu naught Ni। तो हमारे पास A is the correct answer, ठीक है। The magnetic force on an electron traveling with 10 into 5 है, ये मेरे ख्याल से 6 है, 6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला इज, बहुत आसान है। F is equal to EV sin theta as velocity is parallel to B, sin theta is equal to sin 0 और sin 0 is equal to 0, so F is equal to 0। सो ये आपका हो गया A is equal to 0 आंसर, क्योंकि आपका जब भी पैरेलल होगा तो साइन आपका B sin थीटा आपका 0 होगा और परपेंडिकुलर होगा तो 90 होगा, sin 90 इज़ 1, तो आपका फिर मैक्सिमम होगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है? वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आपको पता है टेस्ला। हाउ फास्ट एंड, ये क्या लिखा है यार, हाउ फास्ट एन H+ आयन, प्रोटॉन की बात हो रही है।
हाउ फास्ट एन प्रोटॉन या H प्लस आयन एक ही बात है शुड मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला सच दैट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स इट्स वेट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फोर्स इज इक्वल टू वेट यानी कि ई वी बी इज द फोर्स एफ इज इक्वल टू ई वी बी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी सो एफ वी इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई बी हमें वेलोसिटी चाहिए पुटिंग द वैल्यूज वी ऑब्टेन वी इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 5 क्योंकि हम मास रखेंगे 1.67 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम और आपकी ग्रेविटी होगी आपकी 9.8 और ई आपको जो है चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन आपको 1.6 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 19 और बी आपको दिया हुआ है 2 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला तो आप इसको करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A 5 meter wire carrying a current of 2 ampere is at right angle to the uniform magnetic field of 0.5 Tesla. The force on the wire is इसकी एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन आपके पास है फोर्स ऑन अ वायर इज गिवन बाय F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फा हाँ ये एक बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है इसको याद रख लो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फा सो जब आपके पास 2 5 और 0.5 तीनों वैल्यूज़ हैं तो आपके पास 5 न्यूटन आएगी सो वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द 5 सो 5 न्यूटन हाँ हमारे पास बी इज़ द करेक्ट आंसर बहुत आसान फार्मूला है भाई बहुत आसान फार्मूला है बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है फॉर अ गिवन सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड सोलिनॉइड इज गिवन एज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर गिवन सोलिनॉइड म्यू नॉट और एन आपके पास कॉन्स्टेंट है सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सो वी हैव अ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन सो बिल्कुल हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं सो एक MCQ मैं और बता देता हूँ उसका जवाब आप अगर अपने पास से देख तो मुझे बताओ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है वॉट मस्ट बी इट्स ओरिएंटेशन ऑफ द मूवमेंट v वेलोसिटी ऑफ द वायर सो दैट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो देखो अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर होगी तो आपकी फोर्स तो ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि आपका पता है फोर्स आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ठीक है हाँ अगर आपकी पैरेलल होगी तो आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी और आपकी फोर्स भी है आपकी ज़ीरो हो जाएगी ठीक है सो अगर मैं इस रिलेशन से देखूँ F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन टीटा तो अगर मेरे पास टीटा होगा ज़ीरो यानी कि पैरेलल तभी मेरे पास वेलोसिटी आपके पैरेलल होगी वेलोसिटी भी आपके पैरेलल होगी ठीक है तो आपकी फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो अगर आपका करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया अगर हमें उसकी ओरिएंटेशन इस तरह चाहिए कि उसकी वेलोसिटी और उसकी फोर्स ज़ीरो हो तो हमेशा पैरेलल होना चाहिए वेलोसिटी के सो v यानी कि वेलोसिटी इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन ये हम रिलेशन से भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी इस तरफ फोर्स जा रही है F इस तरफ तो आपका जो है v जो है आपका इस तरफ जाना चाहिए और आपके मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी ठीक है सो ये एक रिलेशन है तो यहाँ पे हमने सारे MCQs और ये चैप्टर ख़त्म किया अपना अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे